जैसा आपको पता है कि हमारा जो इस वक्त सीरीज चल रहा है दैट इज लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें अभी तक हमने लीगल मैक्सिमम उसको डिफाइन किया है, लीगल टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी है, लीगल रीजनिंग हमने पढ़ी है। और अब जो ये एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं तो इससे जो है अगर कोई कंफ्यूजन कहीं पे रहता है वो क्लियर हो जाते हैं। तो 174 हमारा है ऑनरशिप एंड पोजीशन। ऑनरशिप क्या होता है और पोजीशन क्या होता है, ये दो टर्म्स हमने पढ़ी है। ऑनरशिप होता है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हो तो उसको बोलते हैं ऑनरशिप। पोजीशन होता है कि प्रॉपर्टी आपकी नहीं है लेकिन आपके कब्जे में है। जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि अगर कोई दुकानदार होता है, उसकी अपनी शॉप नहीं होती, उसका मालिक कोई और होता है, लेकिन ये दुकानदार उस दुकान के अंदर अपना काम चलाता है 5 साल 10 साल तक, तो कुछ कानून ने इसको भी कुछ राइट्स दिए हैं। तो ये ऑनरशिप और पोजीशन आता है। तो ऑनरशिप और पोजीशन सेम है, सिमिलर है, डिफरेंट है या आइडेंटिकल है? डिफरेंट। हाँ, ऑनरशिप और पोजीशन दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि जिसकी ऑनरशिप होती है उसकी पोजीशन नहीं होती हो सकती, या जिसकी पोजीशन है तो उसकी ऑनरशिप नहीं होगी। यानी दो अलग अलग टर्म्स है, ऑनरशिप के अलग राइट्स है और पोजीशन की अलग चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद है 175 रेसिडिविस्ट मीन्स हैबिचुअल क्रिमिनल, वुमेनाइजर, नेग्लिजेंट, मैनस्लॉटर। रेसिडिविस्ट एक टर्म है, लीगल टर्म है। तो ये हम किसके लिए यूज करते हैं? हैबिचुअल क्रिमिनल के लिए, या वुमेनाइजर के, या नेग्लिजेंट या मैनस्लॉटर के लिए। तो रेसिडिविस्ट का मतलब होता है हैबिचुअल क्रिमिनल, यानी इसका सही आंसर है ए। यानी जो हैबिचुअल क्रिमिनल हम उसको बोलते हैं जो कंटिन्यू क्राइम करता है। पहली बार जिससे क्राइम हुआ उसको रेसिडिविस्ट नहीं बोलते, बल्कि जो अगेन अगेन कंटिन्यूअसली एक के बाद एक क्राइम करता रहता है उसको लीगल टर्मिनोलॉजी में रेसिडिविस्ट बोलते हैं। When a person is prosecuted for committing a criminal offense, the burden of proof is on. जब हम किसी क्रिमिनल को प्रोसिक्यूट करते हैं तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? हिमसेल्फ, उसको खुद प्रूव करना है, प्रोसिक्यूशन, कोर्ट या पुलिस, कौन ये प्रूव करता है कि ये क्रिमिनल है? मिसाल के तौर पे कोई बंदा पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्ट साबित हुआ, तो प्रूफ किसको करना है? भी किसको प्रूव करना है? क्या वो खुद प्रूव करेगा, या प्रोसिक्यूशन, या कोर्ट, या पुलिस? प्रोसिक्यूशन। हाँ, प्रोसिक्यूशन। यानी जो उसके अगेंस्ट जो वकील होगा, गवर्नमेंट का वकील होगा, उसको ये प्रूव करना होगा। 177 डेलीगेशन ऑफ पावर बाय लेजिस्लेशन इज। डेलीगेशन ऑफ पावर बाय लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? वेरी रिसेंट, काइंड ऑफ श्रिंकिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिनोमिना ऑफ एम्पावरिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज टू मेक रूल्स, और दे आर एक्सपर्ट्स, नन ऑफ द अबव। हाँ, इसका सही आंसर है सी, यानी डेलीगेशन ऑफ पावर बाय लेजिस्लेशन इज, इसका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को एम्पावर करना ताकि वो खुद अपने पावर्स बनाए। यानी लेजिस्लेशन यानी कोई ऐसा एक्ट हम बनाते हैं, कोई बिल पास करते हैं जिसमें हम पावर देते हैं किसी को। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को पावर देते हैं उसका मतलब होता है कि वो खुद कानून फिर बना सकते हैं, अपना डिसीजन, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन खुद ले सकते हैं। 178 A married man commits adultery if he has sexual intercourse with an। अगर एक मैरिड मैन कोई गलत काम करता, एडल्ट्री कब मानी जाती है? अनमैरिड वुमेन, मैरिड वुमेन, एनी वुमेन एक्सेप्ट हिज वाइफ, अनमैरिड वुमेन विदाउट हिज कंसेंट। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है सी, एनी वुमेन एक्सेप्ट ऑफ हिज वाइफ, यानी उसको एडल्ट्री कहा जाता है। अच्छा, 179 इफ a person innocently abducts a girl age of 18 in the belief that she was above 18, is he criminally liable? अगर किसी बंदे ने 16 ईयर की बच्ची को किडनैप किया लेकिन उसको पता था ये 18 ईयर की है, तो क्या उसको वो क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा? हाँ, माना जाएगा, चाहे 18 हो या चाहे 16 हो, एज का कोई डिफरेंस नहीं है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बुड्समैन स्टार्टेड इन। जो ओम्बुड्समैन का इंस्टीट्यूशन है जो करप्शन को रोकता, कंट्रोल करता है, वो कहां पे, कब शुरू हुआ था और कहां पे शुरू हुआ था? पहली बार ये स्वीडन में, इस स्वीडन में शुरू हुआ था 1809 में। इसको बोलते हैं ओम्बुड्समैन। अच्छा, 181 फिर से लीगल टर्म आ गई,
इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्रॉपर्टी विच कैन मूव, लैंड एंड अदर प्रॉपर्टी अटैच्ड टू इट, फिक्स्ड थिंग्स, नन ऑफ द अबोव। Sir, B. हाँ, इसका सही आंसर है बी, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो मूव नहीं कर सकती, जिसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते। Land हाँ, attached होती है। तो लैंड एंड अदर प्रॉपर्टी अटैच्ड टू इट, अगर मकान है कहीं पे बना हुआ या जमीन का है, जमीन है, तो इसको हम बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। इफ द कंट्रैक्ट इज पार्टली रिटन एंड पार्टली अनरिटन, अगर दो लोगों के बीच में कंट्रैक्ट हुआ लेकिन उसमें कुछ चीजें लिखी है कुछ लिखी नहीं है, जबानी कंट्रैक्ट किया या कुछ लिख के है, तो क्या होगा इस सिचुएशन में? इट कॉन्ट बी एनफोर्स्ड, ये नहीं चलेगा। द रिटन वर्ड्स हैव ग्रेटर इफेक्ट, अनरिटन पार्ट विल प्रिवेल, इट इज अ वैलिड कंट्रैक्ट। तो क्या क्या रहेगा इसमें सिचुएशन? Unwritten part prevails. हाँ, अनरिटन रिटन वर्ड्स हैव ग्रेटर इफेक्ट, जो चीजें कंट्रैक्ट में लिखी हुई है उनका ज्यादा इफेक्ट होगा। अच्छा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? सुप्रीम कोर्ट सुपरिंटेंड्स द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसको सुपरिंटेंड करता है, हाई कोर्ट सुपरिंटेंड्स द सबऑर्डिनेट कोर्ट, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ द अबोव इज करेक्ट। Both are correct. नहीं, इसका सही आंसर है बी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को सुपरिंटेंड नहीं करता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक अलग चीज है, हाई कोर्ट का अपना डोमेन होता है। लेकिन जो हाई कोर्ट होता है किसी स्टेट के अंदर, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट उसको सुपरिंटेंड करता है, यानी वो जितने भी, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हाई कोर्ट है, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाकी कोर्ट उसको जो है कंट्रोल करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कंट्रोल नहीं करता, इनका अपना अलग अलग डोमेन होता है। अच्छा, 184, फेमस केस ऑफ शाहबानू इज रिलेटेड टू, शाहबानू केस एक बहुत बड़ा फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये किसके बारे में था? प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोनूमेंट्स, मुस्लिम वाइफ्स राइट टू सेपरेशन, मुस्लिम वाइफ्स राइट टू मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स, नन ऑफ दीज। तो ये केस है मुस्लिम वाइफ्स राइट टू मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स, यानी इसमें शाहबानू जो थी उसको डिवोर्स हुआ था, और फिर उस बारे में जब वो सुप्रीम कोर्ट गई तो उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई मेंटेनेंस नहीं होता। जब किसी का जो है तलाक हो जाती है, डिवोर्स होता है, फिर वुमेन को हस्बैंड की तरफ से कुछ नहीं मिलता। लेकिन इस केस में, ये पहला केस था इंडिया में जहां पर एक मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस दिया गया, और इस पे काफी शोर हंगामा मचा था, काफी फेमस केस है शाहबानू केस। इसके बाद कोर्ट की डायरेक्शन आ गई कि अब मेंटेनेंस देना पड़ेगा। हु ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू एंटर ए कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट में कौन अपियर हो सकता है? ओनली अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, a person who is not sick, a person who is a property owner, none of the above. Sir, A. Only a person of sound mind. Only a person of sound mind. कंट्रैक्ट होता है सिर्फ तब जब बंदा दिमागी तौर से ठीक हो, अगर नहीं है फिर उसकी प्रॉपर्टी हो या ना हो, वो बीमार हो या ठीक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साउंड माइंड होना चाहिए। ओके, कंसेंट इज फ्री इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय, जो कंसेंट होती है वो फ्री होती है, यानी उसमें जो अब आप अगर आप कंसेंट देते हो कोई काम करने की, तो वो लागू हो जाती है अगर उसमें फ्रॉड ना हो, कोरिशन ना हो, मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, ऑल ऑफ द अबोव। हाँ, ऑल ऑफ द अबोव, यानी अगर कोई कंसेंट, यानी अगर आपसे कोई बात बोलवाई गई है, अगर उसमें फ्रॉड है तो वो वैलिड नहीं है, अगर उसमें कोई जबरदस्ती है, अगर उसमें कोई मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो ये चीजें अगर नहीं है तो फिर आपकी कंसेंट जो है करेक्ट मानी जाती है। कंपनसेशन केसेस आर डिसाइडेड समरली एंड स्पेशली बाय, जो कंपनसेशन केसेस होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी करती है, लोक अदालत में होता है, इंक्वायरी कमीशन में होता है, या विजिलेंस कमीशन में? लोक अदालत। हाँ, लोक अदालत जो है बनाई जाती है, ये ऑर्गेनाइज की जाती है कोर्ट की तरफ से ही, लेकिन यहां इनका पर्पस होता है जो कंपनसेशन होता है, वो कंपनसेशन के केसेस यहां पे देखे जाते हैं। ओके, ए पर्सन कमिट्स बाइगेमी इफ ही,
एक बंदा तब बाइगेमी करता है, कमिट करता है, अगर क्या मैरीज अगेन व्हेन हिज फर्स्ट वाइफ इज डेड, marries again when his first divorced wife is alive, marries again when he already has a legal wife, has sexual intercourse with a woman beside his wife. बाइगेमी किसको C. बोला जाता है? C, sir. तो सी, marries again when he is already has a legal wife, जब उसकी ऑलरेडी शादी हो, बीवी हो, तो दूसरी शादी अगर वो करेगा तो इसको हम बाइगेमी बोलते हैं, जो एक क्रिमिनल ऑफेंस है इंडिया के अंदर, 7 साल तक सजा हो सकती है, बट एक्सेप्ट मुस्लिम्स। ठीक है, मुस्लिम्स में बाइगेमी अलाउड है, बाकी मजहब्स में अलाउड नहीं है। द रूल्स और स्टैट्यूज मस्ट बी डिक्लेयर्ड, जो रूल्स जो कानून बनाए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं, इनको डिक्लेयर करना है, इनको बताना है, ऑन रेडियो ओनली, वेरी वाइडली ऑल ओवर द कंट्री, इन सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेट्स ओनली, ऑन टीवी ओनली। रेडियो पे बोलो, हाँ, वेरी वाइडली ऑल ओवर द कंट्री, यानी रेडियो हो, टेलीविजन हो, न्यूज़पेपर हो, हर जगह इनको फैलाना चाहिए और एक इंसान को पता लगना चाहिए कि कौन से लॉज, कौन से रूल्स और कौन से स्टैट्यूज जो है पास किए गए हैं। राइट टू लाइफ इज नॉट अवेलेबल टू, राइट टू लाइफ किसको नहीं मिलता? हॉकर्स, a person sentenced to death, convicted in jail, all of the above. A person sentenced to death. हाँ, एक बंदा है जिसको राइट टू लाइफ नहीं मिलता, जो राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, कोई ड्यूरिंग इमरजेंसी भी सस्पेंड नहीं होता, लेकिन एक बंदा ऐसा होता है जिसको ये राइट टू लाइफ नहीं मिलता, और वो है कौन? जिसको सेंटेंस मिला हो डेथ का, यानी जिसको मौत की सजा मिली हो, he or she cannot claim right to life. एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी डिराइव द अथॉरिटी ऑफ देयर एक्शन फ्रॉम, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज होती है वो कहां से अपने पावर उसको डिराइव करती है? अ कोड, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ मेड बाय द एजेंसीज, ऑल ऑफ द अबव। The constitution. नहीं, इसका है ऑल ऑफ द अबव, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज होती है, मिसाल के तौर पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इनको कहां से अथॉरिटी मिलती है काम करने की? कोड से भी मिलती है, यानी जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो लॉ, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से भी मिलता है, लॉ मेड बाय द एजेंसीज, जो एजेंसीज लॉ बनाती है, यानी ऑल द अबव, इन सभी चीजों से इनको ये अथॉरिटी मिल जाती है। अच्छा, एक और टर्म, व्हेन अ पर्सन स्पीक्स स्लैंडरली अबाउट गॉड, ही इज सेड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ, अगर कोई गॉड के खिलाफ बोलता है, मजहब के, स्पिरिचुअल चीजों के बारे में बोलता है, उसको डिसओबीडियंस कहते हैं, सोडोमी कहते हैं, ब्लेस्फेमी कहते हैं, या डिलफेडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ब्लेस्फेम का मतलब होता है जब आप किसी मजहब के खिलाफ या गॉड के खिलाफ या किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर के खिलाफ बोलते हो, उसको ब्लेस्फेम बोलते हैं। पोजीशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन यूएसएसआर एंड इंडिया आर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है इंडिया और रशिया में, ये क्या है? पार्टली सिमिलर, डिफरेंट, ऑलमोस्ट सिमिलर, या नन ऑफ द अबव? डिफरेंट। हाँ, डिफरेंट, इसका आंसर है बी, नहीं डिफरेंट है ये। यूएसएसआर और इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये टोटली डिफरेंट है, बी। अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इज कॉल्ड, मैरिज को खत्म करने का नाम क्या होता है? कंजुगल राइट्स, डिवोर्स? हाँ, इसका आंसर है डिवोर्स। अच्छा, कैन अ कपल हु हैज अडॉप्टेड अ सन अडॉप्ट अनदर सन लीगली, अगर किसी कपल के पास बच्चा नहीं है, उन्होंने किसी बच्चे को, लड़के को अडॉप्ट किया, क्या वो दूसरे लड़के को अडॉप्ट कर सकते हैं, दूसरे बच्चे को? हाँ, नो, बिकॉज लॉ प्रोहिबिट्स इट, क्योंकि कानून इस चीज से रोकता है। अगर आपने किसी को अडॉप्ट किया है, एक बच्चे को, तो आप दूसरे को भी अडॉप्ट नहीं कर सकते। एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड, यानी जो कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस को छोड़कर नॉर्मल सिचुएशन में एक वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। कब? आफ्टर सनसेट, बिफोर सनसेट, बिफोर सनराइज, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। हाँ, यानी रात के अंधेरे में किसी वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता।
ओनली इन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस, जब ऐसी प्रॉब्लम हो, अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। आफ्टर सनसेट एंड बिफोर, यानी इस रात के टाइम में नहीं। A person so poor that the court allows him to defend without paying the cost of court is called, अगर कोई बंदा बहुत गरीब है और वो कोर्ट को फीस नहीं दे सकता, तो ऐसे बंदे को क्या बोला जाता है? इंसॉल्वेंट, पोपर, लिक्विडेटर, एमेकस क्यूरी। इसको पोपर बोलते हैं। देयर इज ऑलवेज लाइकहुड ऑफ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस इफ, यानी हमेशा हम देखते हैं कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है कब? द रूलिंग पार्टी इज स्ट्रांग, द अपोजिशन इन स्ट्रांग, द पावर्स आर अनचेक्ड। तो ये समझे आप, यानी जस्टिस का जो है नुकसान हो जाता है, जस्टिस समझो खराब हो जाती है, हलाक हो जाती है जब रूलिंग पार्टी स्ट्रांग हो, जब अपोजिशन स्ट्रांग हो। इसका आंसर है थर्ड, द पावर्स आर अनचेक्ड, जब पावर्स को चेक ना किया जाए। Yes, sir. The courts have not been given the power of judicial review in, किस देश के अंदर कोर्ट्स को जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं होता? इंडिया, यूएसए, फ्रांस, कनाडा। तो फ्रांस या कनाडा, यूएसए और इंडिया के पास तो है। हाँ देखिए, इंडिया के पास भी है जुडिशियल रिव्यू, यूएसए के पास भी है जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि हमने जुडिशियल रिव्यू को यूएसए से ही लिया है। अब बचता है फ्रांस और कनाडा, तो इसमें सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस के अंदर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफियर नहीं करता कि ये लीगली ठीक है या इलीगल है कि लीगल है। दे हैव नो राइट, ये पार्लियामेंट का अपना डोमेन है। लेकिन इंडिया में सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर करता है। अब तो आपने कल देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी में भी, किताबों में भी इंटरफियर किया कि आप एनसीईआरटी में कुछ नहीं हमारे खिलाफ नहीं लिख सकते। तो यानी इतना हमारा पावरफुल सुप्रीम कोर्ट यहां है। द जनरल काउंसिल ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी ऑफ बैरिस्टर्स इज कॉल्ड बेंच, जूरी, ट्रिब्यूनल, बार काउंसिल। बार काउंसिल, इसको बोला जाता है बार काउंसिल, यानी जो प्रोफेशनल बॉडी, जो हमारे बैरिस्टर्स, वकील जो है, उनकी जो जनरल बॉडी होती है उसको बार काउंसिल कहा जाता है। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको बीसीआई भी बोलते हैं। अच्छा, डिक्री मीन्स, डिक्री का मतलब होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द डिसीजन, इनफॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द डिसीजन, फर्दर एडोरमेंट ऑफ द केस, नन ऑफ द अबव। डिक्री यानी फैसला, यानी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द डिसीजन, यानी कोर्ट का डिसीजन जो फॉर्मली आता है, रिटन फॉर्म में आता है, उसको हम बोलते हैं डिक्री। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, जो हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो कब बनाया गया था? 1964, याद रखिए, बी पार्ट 1964। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन चेक्स करप्शन अगेंस्ट, ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना है ये करप्शन को चेक करता है, मगर किन का? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, नन ऑफ द अबव। गवर्नमेंट, हाँ, ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो मुलाजिम होते हैं उनका चेक करता है। ये कमीशन उसी के लिए बनाया गया है कि उनमें कोई करप्शन मत है। 204, साइन अ डाई मीन्स, एक लीगल टर्म है साइन अ डाई, जिसका मतलब होता है आफ्टर सेटिंग ए फिक्स डेट, बिफोर सेटिंग ए फिक्स डे, विदाउट सेटिंग ए फिक्स डे, ऑल ऑफ द अबव। विदाउट सेटिंग अ फिक्स डेट, इसका आंसर है आफ्टर सेटिंग ए फिक्स डे। नो सर, इसका विदाउट सेटिंग अ फिक्स डेट। वेरी गुड, ये मैं देखना चाहता था कि आपको याद है कि नहीं। यानी साइन अ डाई का मतलब होता है विदाउट सेटिंग ए फिक्स डे, यानी कोई किसी केस का डेट फिक्स नहीं करना। द एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ इज कॉल्ड, डेड बॉडी को जो, हाँ, अक्सर बोलते हैं पोस्टमार्टम, ये सी है। फॉर हिंदूज इन ऑफेंस पुनिशेबल विद 7 ईयर इवन दो मुस्लिम कैन हैव 4 वाइव्स, हिंदूज के लिए ये क्राइम है, उनको 7 साल की सजा होती है इस काम के लिए, जबकि मुसलमान 4 बीवियां रख सकता है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी।
यानी पॉलीगैमी का मतलब होता है एक से ज्यादा बीवियां रखना। तो मुसलमानों को 4 का हक है, लेकिन हिंदुओं के लिए ये सजा है, अगर वो दूसरी भी शादी करते हैं 7 साल की सजा होती है। पॉलीगैमी इस टर्म को बोलते हैं। एन ऑफेंस अगेंस्ट वन्स ओन नेशन इज कॉल्ड, अगर आप अपने देश के खिलाफ कोई ऑफेंस करते हो उसको टेररिस्ट बोलते हैं, बैटरे बोलते हैं, वेजिंग बोलते हैं, या सेडिशन बोलते हैं। उसको बोलते हैं सेडिशन, अपने ही देश के साथ यानी गद्दारी करना, देशद्रोही करना। इफ ए क्राइम इज कमिटेड बाय एन इनसेन पर्सन ही इज, अगर किसी अबनॉर्मल पर्सन ने, पागल आदमी ने कोई क्राइम किया तो क्या होगा? पुनिशेबल इमीडिएटली, पुनिशड ओनली आफ्टर द इंसेनिटी पीरियड इज ओवर, इट इज नॉट ट्रीटेड एज एन ऑफेंस एट ऑल, नन ऑफ द अबव। It's not treated as an offense at all. या भी मत लगता है कि अगर वो जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर उसको सजा दी जाएगी? नहीं सर, नो सर, या तो वो he was non compos mentis. हाँ, यानी उसको अपने सेंस में नहीं था, उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अगर अबनॉर्मल बंदा कोई क्राइम करता है वो क्राइम माना ही नहीं जाता। थेफ्ट, जिस तरह 7 साल का बच्चा कोई क्राइम करता है तो हम ये नहीं बोलेंगे अब वो 8 साल का या 10 साल का हो जाएगा फिर सजा मिलेगी, लेकिन वो क्राइम माना ही नहीं, वो बाद में बड़ा हो जाए लेकिन वो क्राइम उसकी सजा उसको नहीं मिलेगी। थेफ्ट इज एन ऑफेंस कमिटेड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, नन ऑफ द अबव। हाँ सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो ये कहता है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आप कहोगे कि उस इंसान ने मेरे एक जमीन के कनाल को वो चुरा के ले गया, तो इज इट पॉसिबल? हाँ, ये होता मूवेबल। सर, बी है, बी मूवेबल प्रॉपर्टी। क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी आप नहीं कह सकते उसने मेरा मकान चुरा लिया, उसने मेरा जमीन चुरा लिया, बल्कि मूवेबल प्रॉपर्टी आप कैसे मेरी गाड़ी चुरा ली, मेरा सोना जायदाद, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी का ऑफेंस माना जाता है थेफ्ट। ए कंसिडरेशन कैन बी, कंसिडरेशन जो है वो क्या हो सकती है? इन फ्यूचर ओनली, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन प्रेजेंट ओनली ऑफ पास्ट। ये फ्यूचर के लिए है, प्रेजेंट के लिए है या सिर्फ पास्ट के लिए? नहीं, इसमें तीनों आते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो ये तीनों पे अप्लाई हो जाता है कंसिडरेशन। लेकिन कंसिडरेशन होती क्या है? ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में होती है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें एक रूल होता है कंसिडरेशन का, यानी जिसमें दो पार्टीज के बीच में जब ये कोई एग्रीमेंट होता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, तो उसका इफेक्ट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पे होता है, उसमें कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं होता। अच्छा, विच वन इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मैंने डेफिनेशन अभी डाली थी ग्रुप पे, क्योंकि शायद हमने ये नहीं पढ़ा था। बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जब हम किसी के साथ कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, कोई रिटन डॉक्यूमेंट या कोई लीगल डॉक्यूमेंट, जिसमें हम उसे ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको जो है ये पैसा दे देंगे, तो उसमें कौन सी चेक आती है? क्योंकि चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। हम किसी को चेक देते हैं, उस पर साइन करते हैं, अमाउंट लिखते हैं, तो फिर वो विड्रॉ कर लेता है। प्रोमिसरी नोट है ना, या इसी तरह हुंडी, लेकिन इसमें आता है सी, करेंसी नोट। तो करेंसी नोट आप नहीं देते, करेंसी नोट एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है, तो वो कोई प्रोमिसरी नोट नहीं माना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता, क्योंकि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसकी गारंटी देता। अगर आप किसी को पैसा देते हो, मिसाल के तौर पे 1000 का नोट, तो उसकी गारंटी आप नहीं देते, उसकी गारंटी वो नोट खुद अपने आप में है, क्योंकि उसने आपके हाथ से 1000 का नोट पकड़ा तो वो 1000 ले गया, क्योंकि उस पे जो स्टैंप लिखी होती है, उस पे जो डॉक्यूमेंट साइन किया होता है, वो इस बंदे ने नहीं किया होता, वो किया होता है आरबीआई ने, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसका, इसलिए वो जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता। अच्छा, देयर इज ऑलवेज लाइकलीहुड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस इफ, हाँ, एक अगेन यही क्वेश्चन पूछा गया लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा तब कब? देयर इज नो केयर फॉर लॉ, अगर लॉ के लिए कोई केयर नहीं होगा। द एजुकेटर इज नॉट एलएलबी डिग्री होल्डर, अगर आपके एलएलबी डिग्री नहीं है। द पावर्स आर अनचेक्ड, तो अगेन इसका आंसर है सी, द पावर्स आर अनचेक्ड। अच्छा, प्राइवी पर्स रेफर्स टू, प्राइवी पर्स का मतलब क्या होता है? इनकम ऑफ द प्रिंसेस, pursue precedent to princes, income set apart for the use of princes,
income of the princes from all sources before the commencement of the constitution. Income of princes. इनकम सेट अपॉर्ट फॉर द यूज ऑफ प्रिंसेस, यानी जो प्रिंसेस के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस इनकम रखी गई थी, उनको जो पेंशन या सैलरी रही उसको बोलते प्राइवी पर, जो बाद में बंद हो गया. ओके. 14. ए कंट्रैक्चुअल राइट. कंट्रैक्चुअल राइट क्या होता है? इज नॉट एनफोर्सेबल राइट, इज डिफरेंट फ्रॉम ए राइट इन टॉट, इज द सेम एज इन टॉट, इज नॉट ए सिविल राइट. तो कंट्रैक्चुअल राइट क्या होता है? इज नॉट एनफोर्सेबल राइट, is different from a right in tort, is the same as in tort, is not a civil right. तो इसका सही आंसर है, इसका आंसर है बी, is different from the right in tort. tort एक अलग चीज है, contractual right एक अलग चीज है, तो इसलिए ये डिफरेंट है. It may be understood that danger of justice lies in, danger of justice माना जाता है कब? ब्लेंडेड पावर्स, अनचेक्ड पावर्स, एब्सोल्यूट पावर्स, नन ऑफ द अबव. अगर हम एब्सोल्यूट पावर्स देते हैं किसी को, तो इसका आंसर भी है बी, यानी ये भी उस क्वेश्चन के साथ मिलता है. डेंजर ऑफ जस्टिस या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एक ही टर्म है, तो अनचेक्ड पावर्स याद रखना चाहिए. अक्सर अक्सर पूछा गया है, अलग अलग तरीकों से इस क्वेश्चन को पूछा गया है. तो अनचेक्ड पावर, जब हम पावर्स को चेक नहीं करें उसको हम डेंजर ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं. अच्छा. द रूल ऑफ लॉ मस्ट एंश्योर, जो रूल ऑफ लॉ है ये क्या एंश्योर करता है? द ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स इन द राइट सेंस इक्वली, रिजिड रूल अकॉर्डिंग टू लॉ, बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, नन ऑफ द अबव. इसका आंसर है ए, द ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स इन द राइट सेंस इक्वली. रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो हमारे रूल्स है वो सही हो, इक्वली हो, सभी के लिए एक जैसे हो. अच्छा. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन अगस्त 1987 एट, जो पहली लॉ यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर बनाई गई थी 1987 में बनी, तो कहां पे बनाई गई थी? बेंगलुरु में, शायद बेंगलुरु में. हाँ, बेंगलुरु में पहली लॉ यूनिवर्सिटी बनाई गई है 1987 में. ए हिंदू वाइफ कैन मैरी इमीडिएटली आफ्टर डिवोर्स ए मुस्लिम वाइफ. एक हिंदू औरत अपने डिवोर्स के इमीडिएटली, डिवोर्स के बाद ही शादी कर सकती है, लेकिन एक मुस्लिम वाइफ कैन आल्सो मैरी इमीडिएटली, वो भी इमीडिएटली कर सकती है. हैज टू वेट टिल द पीरियड ऑफ इद्दत, उसको इद्दत का पीरियड का वेट करना होगा. हैज टू वेट फॉर 1 ईयर, उसको 1 साल का वेट करना होगा, या नन ऑफ द अबव. हाँ, वेरी गुड. हैज टू वेट टिल पीरियड ऑफ इद्दत, यानी उसको इद्दत का पीरियड का वेट करना होगा, जबकि हिंदू वाइफ के लिए कोई कंडीशन नहीं है, वो डिवोर्स के बाद ही शादी कर सकती है. Drinking at hotel room is not prohibited. Drinking in a public bar is an offense because the actus reus relates to a, किसके साथ रिलेट है ये? प्लेस, पर्सन, टाइम, नन ऑफ दीज. होटल के अंदर हाँ ये हाँ एक्टस रूस रिलेट, ये प्लेस के साथ मैटर करता है कि आपने किस जगह काम किया है. इसीलिए हम बोलते हैं स्मोकिंग इज अलाउड बट नॉट एट पब्लिक प्लेस. तो पब्लिक प्लेस पे आप ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो ये क्राइम माना जाएगा, क्योंकि एक्टस रूस इसके साथ रिलेट है प्लेस के साथ. ओके. क्रीमी लेयर हैज रेफरेंस टू. क्रीमी लेयर क्या होता है? रिचर सेक्शन अमंग अपर क्लासेस, richer section among other backward classes, richer section among scheduled caste, scheduled tribes, none of the above. Richer sections scheduled tribes. नहीं, among backward classes. इसका आंसर है बी. जो बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज है उसमें जो रिचर क्लास होता है, रिचर सेक्शन, अमीर लोग जो होते हैं, उनको क्रीमी लेयर बोला जाता है, उनको फिर रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता. A promise by the seller to repair goods during the specific period is known as. अगर कोई दुकानदार आपसे ये कहता है कि मैं आपको के चीजों का जिम्मेदार हूं, मैं इनको रिपेयर करूंगा, वो गारंटी होगा, वारंटी होगा, इंडिमिनिटी होगा या सिक्योरिटी होगा? उसको वारंटी बोलते हैं. A judge of Supreme Court can be removed by president. जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट रिमूव करता है. फॉर करप्शन, after inquiry by brother judges, after address to each house of parliament, possibly 2/3 majority present in the same session, after seeking explanation.
The C after हाँ, an address to असल each में of प्रेसिडेंट the डायरेक्टली उसको रिमूव नहीं कर सकता, बल्कि जब तक 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट की उसको इम्पीच नहीं करेगी तब प्रेसिडेंट जो है उसको रिमूव कर सकता है। अच्छा, टर्म है एब इनिशियो मीन्स, एब इनिशियो from the बड़ी, very हाँ, beginning. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो अक्सर ये पूछा जाता है एब इनिशियो का मतलब क्या है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। स्यूमाटो का मतलब क्या होता है, स्यूमाटो, ऑन इट इज ओन मोशन। सुमोटो का मतलब होता है ऑन इट इज ओन मोशन। ये दो टर्म्स है। इन इंडिया राइट टू प्राइवेसी इज है, इंडिया में राइट टू प्राइवेसी क्या है, स्टैच्यू राइट, फंडामेंटल राइट, अनएनफोर्सेबल या मॉरल राइट। यह है फंडामेंटल राइट, राइट टू प्राइवेसी। द रिपोर्ट ऑफ जस्टिस सरकारिया कमीशन परटेन्स टू, जस्टिस सरकारिया कमीशन का रिपोर्ट किसके बारे में था, स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, टीचिंग फंडामेंटल ड्यूटी टू सिटीजन्स, गिविंग लीगल एड, सेंटर स्टेट रिलेशंस। The status of minorities. नहीं, यह है सेंटर स्टेट रिलेशंस। सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में था। इन 1975 इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ, 1975 में इंदिरा गांधी ने जो इंडिया के अंदर इमरजेंसी को इम्पोज किया था, कोप अगेंस्ट सिविलियन मूवमेंट, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ऑल अराउंड करप्शन। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं, ये था लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुई थी जिस वजह से इमरजेंसी को इंपोज किया था इंदिरा गांधी ने। द फंडामेंटल सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया इज, फंडामेंटल सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कस्टम्स ट्रेड यूजेज नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू कमिट कॉन्स्पायरेसी में कितने, कम से कम कितने लोग शामिल होने चाहिए जब हम उसको कॉन्स्पायरेसी बोलेंगे, कम से कम 2। एक बंदा कॉन्स्पायरेसी नहीं मानी जाती, वो क्राइम माना जाता है, लेकिन अगर 2 बंदे या 2 से ज्यादा बंदे मिलकर कोई काम करते हैं उसको कॉन्स्पायरेसी बोलते हैं, 2। होमोसाइड मीन्स, होमोसाइड का मतलब क्या होता है, कॉजिंग डेथ, इंटेंशनली कॉजिंग डेथ ऑफ एनीवन, कॉजिंग डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। So causing death human being. हाँ, कॉजिंग डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी जो इंसानों का मरना आता है होमोसाइड में। A husband is obliged to maintain his divorced wife, एक हस्बैंड के लिए जरूरी है कि वो अपनी डिवोर्स दी तलाक याफ्ता बीवी को फॉर एवर मेंटेन करे, फॉर 20 ईयर मेंटेन करे, टिल द चिल्ड्रन ग्रो अप, टिल शी गेट्स रिमैरिड। इसीलिए डिवोर्स देना कोई आजकल के जमाने में कोई मामूली बात नहीं माना जाता। पहले लोग दिन में 2-2 बार डिवोर्स दिया करते थे क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन अब अगर कोई हस्बैंड, इवन मुसलमानों में भी अब अप्लाई हुआ है कि वो अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसको टिल शी गेट्स रिमैरिड, जब तक वो दोबारा शादी नहीं करेगी किसी दूसरे मर्द से, तब तक इसको मेंटेन करना है, उसका सारा खर्चा उठाना है। ओके, मुस्लिम मैरिज इज अ सैक्रोमेंट, सिविल कॉन्ट्रैक्ट, डिवाइन कमिटमेंट, नन ऑफ द अबव। Civil contract. हाँ जी, मुस्लिम मैरिज सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि हिंदू मैरिज जो है सैक्रोसेंट माना जाता है, सैक्रोमेंट, डिवाइन कमिटमेंट भी उसको बोलते हैं, 7 जन्मों का साथ। लेकिन मुसलमानों का मैरिज सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन लॉ ए मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी डेड इफ ही इज नॉट हर्ड ऑफ अलाइव फॉर, अगर कोई बंदा कुछ सालों तक लापता हो जाए तो कानून उसको डेड मानता है। कब? 5 साल तक, 7 साल तक, 9 साल तक या 10 साल तक? हाँ, 7 ईयर। अगर 7 साल तक किसी शख्स के बारे में पता ना हो कि वो जिंदा है कि मर गया तो कानून उसको मरा हुआ ही तस्लीम करता है। द डिसओबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट अमाउंट्स टू, अगर हम किसी भी जजमेंट को डिसओबे करते हैं उसको परजूरी बोलते हैं, डायरेसी बोलते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं, रिलिंक्विशमेंट बोलते हैं। उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है जब आप किसी भी जजमेंट को डिसओबे करते हो, कोर्ट के किसी फैसले को नहीं मानते। ठीक है, ओके। लॉ मेड बाय द एग्जीक्यूटिव फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस आर कॉल्ड, जो एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कोई लॉ बनाता है उस लॉ को क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर, बाय लॉज, पब्लिक एक्ट्स, उसको बोला जाता है बाय लॉज। यानी
जब एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कोई कानून बनाता है उनको बायलॉज बोलते हैं। यानी जो हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके कुछ बायलॉज होते हैं, मैंने वो अपने लॉज बनाए जाते हैं जो फिर अपने लिए वो कंफर्टेबल हो किस तरह से वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाएं। A right available against world at a large is a right against available against world at a large is उसको क्या बोला जाता है? Sir, in pleno? In In them. personam, in rem, in situ या in pleno? इसका सही आंसर है in pleno। in pleno। Insolvency means, insolvency का मतलब क्या होता है? Inability to pay debt, unsoundness of mind, lawlessness। Insolvency, Inability to pay debts. हाँ, अगर आप किसी का कर्जा नहीं चुका पाते तो उसको इंसॉल्वेंसी बोला जाता है। द वर्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिकेट्स, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? एज ऑर्डर्ड बाय स्टैट्यूट लॉ इन कोर्स ऑफ टाइम इन कोर्स थ्रू कोर्ट्स जस्टिस बाय ट्रिब्यूनल्स। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है इन कोर्स थ्रू कोर्ट्स, यानी जो कोर्ट्स के अंदर जो है चल रहा है तो उस चीज को हम बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अच्छा, डिफेमेशन बाय मीन्स ऑफ राइटिंग प्रिंटिंग इज लीगली कॉल्ड, जब हम डिफेमेशन करते हैं राइटिंग और प्रिंटिंग में इसको लीगली क्या बोलते हैं? कल ही पढ़ा था हमने, लाइबल। वेरी गुड। इन इंडियन नेशनलिटी कैन बी एक्वायर्ड एक्सेप्ट बाय, हिंदुस्तान की सिटीजनशिप आपको मिल सकती है बर्थ, मैरिज, नेचुरलाइजेशन, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। Purchase of property. वेरी गुड। नहीं, अगर आप बाय बर्थ आपको मिल जाएगा, मैरिज से मिल जाएगा, नेचुरलाइजेशन से, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने से आपको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, Birth. बस यहां तक क्लियर है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, इसके बगैर जो भी है वो मैं ग्रुप पे भी शेयर करूंगा, या और हमें अगर कुछ लगे तो वो भी हम वहां पे शेयर करेंगे। फिलहाल ये जो हमने एमसीक्यूज पढ़े हैं इनकी की मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ये सारे एक ही फाइल में सेंड कर रहा हूं ताकि जो नए पुराने जितने भी स्टूडेंट्स ने रिसेंटली ज्वाइन किया है वो इनको प्रिपेयर करें अकॉर्डिंगली। और इंशाल्लाह कल संडे ऑफ रहेगा और मंडे से हम इकोनॉमिक्स को शुरू करेंगे, जो बेसिक इकोनॉमिक्स है, जो उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, एमसीक्यूज है, वो हम शुरू करेंगे। ठीक है।